तो पीआरसी ग्रुप के बारे में मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि बहुत अच्छा जॉली ग्रुप है। सारे राइडर्स एक साथ चलते हैं। मुझे सनराइज जो है वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। तो अलग अलग जगह से सनराइज देखने का बहुत ही अलग क्रेज रहता है मुझे। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि आपकी लॉन्गेस्ट राइड जो रही है वो कितने किलोमीटर्स की थी? मैंने अभी तक लॉन्गेस्ट राइड की है सनराइज के टाइम का, जो वो एक आपका अकेलेपन खुद रहते हो और मेडिटेशन का जो वो अलग एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही असम होता है। और वहाँ पे मैं एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स बैठा, बहुत अच्छे से पूरे नेचर को एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन कपूर जी, जो कि बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने साइकिल पे 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर ये कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1300 से ज़्यादा ये राइड कर चुके हैं। काफ़ी रेगुलर ये राइडर है। तो वेलकम आपका हमारे इस थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि कब आप क्या एग्जैक्टली करते हैं, कैसे आपने साइकिलिंग स्टार्ट करी, कैसे आपकी ये हॉबी बनी? बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन। तो अब जैसे आप लोग जानते हैं, बिजनेस में इतना टाइम नहीं होता कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकें, फोकस कर सकें। तो स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि बेटे को ऑफिस अपना क्लासेस जाना होता था, तो वो शॉप पे मेरे साथ थोड़ा सा टाइम देता था। तो उसकी शाम को ट्यूशन्स होती थी, तो उसको काफ़ी कम्यूट करने में इशू होता था। तो मैंने एक आइडिया लिया कि चल मैं हम लोग साइकिल परचेज़ कर लेते हैं, एक फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और कम्यूट करने में भी ईज़ी हो जाएगा। तो हमने साइकिल को हमारी लाइफ में इस तरह से लेके आए थे। और कुछ दिन उसने अपना राइड्स किए, ऑफ ट्यूशन्स के लिए गया। फिर जब हमने साइकिल परचेज़ किया था डिकैथलॉन से, तो वहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप में ऐड किया था उनको, उनका अपना एक ग्रुप होता है। HCF? तो नहीं, डिकैथलॉन का अच्छा, अपना ग्रुप था। डीकैथलॉन का अपना ग्रुप था। अपना ग्रुप था, तो वो जो भी साइकिल वहाँ से परचेज़ करते हैं तो उनको उस ग्रुप में डाल देते हैं। ओके ओके। तो वहाँ से जो उसने 3-4 राइड्स की उन ग्रुप के साथ, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट साइकिल की तरफ ख़त्म हो गया। अच्छा। तो ओके। साइकिल वो एज इट इज़ घर में एक साइड में चली गई। ओके फिर किसी दिन ऐसी सुबह, मंडे के दिन मेरा ऑफ होता है जैसे, तो मैं सुबह उठा, अपनी साइकिल खड़ी हुई थी, मैं कहा चलो मैं ही ट्राई करता हूँ। ओके। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैंने साइकिल लिया और उस टाइम हेलीपोर्ट की साइड में कुछ ज़्यादा वो नहीं था, रोड्स ज़्यादा वो नहीं थे, तो हम लोग हेलीपोर्ट तक ही जाते थे। पहला राइड मेरा हेलीपोर्ट तक था। ओके। तो ऑलमोस्ट जो मेरा 11 किलोमीटर का राइड था। राइट। मुझे अच्छा लगा, पहला राइड एंजॉय किया। फिर ऐसे धीरे धीरे करते इतना इंटरेस्ट बन गया कि मेरे को और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करने लगा। तो मैं डेली अपना सुबह टाइम होता था उसमें निकल जाता था, 2-2.5 घंटे। तो हेलीपोर्ट के आगे जितना भी आगे है ना, हम लकीली रोहिनी एरिया के पास में सारा ग्रीन एरिया है आगे जो लगता है। तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट दिल्ली। जो नॉर्मल जो इंटरसिटी में जो लोग रहते हैं, वो लोग उस दिल्ली को नहीं जानते। सही बात है। जैसे जैसे मैंने उधर स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो इतने खूबसूरत व्यूज़ मिले सनराइज़ देख के, इतना दिल लग गया मेरा उसके अंदर कि बस मैंने फिर उसके बाद साइकिलिंग को छोड़ा नहीं। तो मतलब बेसिकली आपने एज अ कम्यूट बेटे के साथ कम्यूटिंग के लिए हाँ, साइकिलिंग एज स्टार्ट करी और फिर आपका ये पैशन बन गया। फिर ये पैशन बन गया। वो धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइकिलिंग में। तो रोज़ सुबह उठ के खुद अपने आप उठ के जाने का मन करने लगा, नई नई चीज़ें देखने का दिल करने लगा। ऐसा आप जानते हो, जैसे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेकेशंस पे जा सके या लीव ले सके। राइट। तो शुरू सुबह के जो 2 घंटे होते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी वेकेशन पे जा रहा हूँ। तो इतनी सुंदर सुंदर साइट्स मिलती थी, इतने खेतों में जाओ, ग्रीनरी मिलती थी, सनलाइट मिलती थी। तो व्यूज़ देख के वो इतना ज़्यादा फैसिनेशन लगा मुझे। तो उसके बाद से जो साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर वो आज तक चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि आप, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप ऑलमोस्ट डेली ही राइड करते हो। वीक ऑलमोस्ट। में 5 से 6 दिन तो आपकी राइड्स होती ही होती है। तो ये रूटीन आपने इतना अच्छा कैसे बनाया हुआ है? कैसे आपने ये रूटीन अपना इतना अच्छा सेट किया हुआ है कि आप रोज के सुबह टाइम पे उठते हो और 2 घंटा राइड करते हो? मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, बट मेरी ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2-3 राइड्स की एवरेज आती है, मैक्सिमम 3-4 राइड्स होती हैं। बट डेली का रूटीन मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो आपने ये कैसे, ये अपनी साइकिलिंग को कैसे अपने रूटीन में फिट किया कि आप डेली उसको कर पाते हो? जैसे मैंने आपको बताया, अपना एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। मुझे एक रूट पे जाना पसंद नहीं है,
मैं एक बारी जिस पे चला गया तो मुझे लगता है कि अगले दिन मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है। ओके। तो वो जो एक्सप्लोरेशन का अंदर से इंटरेस्ट था ना, उसने साइकिलिंग को रेगुलर कर दिया मेरे। मुझे हर रोज़ सुबह लगता था कि मुझे आगे जाके कुछ नया एक्सप्लोर करना है, और साइकिलिंग के साथ साथ फिर मुझे फोटोग्राफी का भी शौक लग गया। राइट। तो हर रोज़ वो एक अंदर से इंटरेस्ट होता था कि मुझे आज एक नया फोटोग्राफ खींचना है, एक नई साइड का फोटोग्राफ खींचना है। जनरली साइकिलिस्ट क्या करते हैं, वो बोर इसीलिए हो जाते हैं और रूटीन इसलिए नहीं बन पाता कि वो एक कॉमन पाथ फॉलो करते हैं। सब लोग एक ही जगह पे जाते हैं डेली, वो एक बार दो बार वीक में आप जाओगे तो आप एक चीज़ से बोर हो जाते हो, राइट। आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरा इंटरेस्ट इसीलिए बना रहा क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई चीज़ को डेवलप करता था, एक नए एरिया को एक्सप्लोर करता था। रोहिणी के आगे के एरिया में जितने सारे सारे विलेजेस हैं, इवन इंटीरियर्स तक में मैं गया हूँ। तो वो जो नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का एक चार्म था ना, उसने मेरी साइकिलिंग को ज़िंदा रखा, जो आज भी कंटिन्यू है। बहुत अच्छी। बिल्कुल, मैंने भी आपके साथ राइड करी हैं कुछ, और उस साइड की राइड्स करी हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होती बहुत हैं। ही डिफरेंट अगर होती हम इस साइड राइड करते हैं, जैसे हम नॉर्थ दिल्ली में हूँ मैं, यहाँ पे हम हैं, तो अगर हम सेंट्रल दिल्ली की साइड राइड करते हैं, गुड़गांव की साइड राइड करते हैं, नोएडा की साइड राइड करते हैं, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। डिफरेंट। लेकिन जब हम आप लोगों के साथ राइड करते हैं उस साइड पे, हेलीपोर्ट साइड या वहाँ के एरियाज पे, तो वहाँ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में राइड कर दिल्ली रहे में हैं। राइड कर रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सबसे प्लस पॉइंट है वहाँ का कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। हाँ। आप सेंट्रल दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, आप हर वक्त रिस्क पे रहते हो। ट्रैफिक इतना फास्ट है, रोड्स पे इतनी जगह नहीं है, और साइकिलिस्ट को कोई ऑनर नहीं करता। बिल्कुल। तो जो ग्रीन एरियाज हैं वहाँ पे ट्रैफिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कई कई साइट्स तो ऐसी हैं जहाँ में दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता, बट वो साइट्स इतनी सुंदर हैं कि वो कोई नहीं है वहाँ पे इसीलिए सुंदर है। राइट। क्योंकि आप जैसे जानते हैं हम लोग कि जहाँ इंसान पहुँच जाता है वहाँ की ब्यूटी ख़त्म कर देता है। तो वो वहाँ का जो अलग ही एटमॉस्फेयर होता है ना, उसका चार्म अलग होता है। तो आपने साइकिलिंग को स्टार्टिंग में एज अ कम्यूट स्टार्ट किया, फिर वो आपकी हॉबी बन गई क्योंकि आपको अलग अलग जगहें देखना पसंद था। आपने क्या कोई और स्पोर्ट भी ट्राई किया, जैसे आजकल लाइक क्रिकेट है, रनिंग है, योगा होता है, तो साइकिलिंग में आपको अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अलग अलग जगहें एक्सप्लोर कर पाते हो, और इसमें क्या आपको फैसिनेटिंग लगता है जो आपने बाकी स्पोर्ट की वजह से बजाय इसको आपने चूज़ किया? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मैं अपना सुबह का टाइम मेरे लिए अपना होता है, तो वो साइकिलिंग को मैं सुबह कर सकता हूँ। बाकी कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे क्रिकेट हो गया, आप उसके लिए 6 घंटे 7 घंटे चाहिए। स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा मैचेस भी खेले। अच्छा। बट अब ड्यू टू बिजनेस इतना बिजी होता है शेड्यूल, मुझे अपना 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। ओके। 10 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक मैं शॉप पे एंगेज रहता हूँ। ओके। तो उस बीच में कोई टाइम ही नहीं होता ऐसा। राइट। तो साइकिलिंग ऐसा है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, अपना रेडी हुआ, 5 बजे निकल गया, और 7:30 बजे तक या मैक्सिमम 8 बजे तक 2-2.5 घंटा अपना राइड करके रिटर्न कर रहा है। तो वो हाँ, साइकिलिंग जो है मेरे लिए वहाँ पे प्रॉपरली फिट होती है, क्योंकि आप डार्क में भी जा सकते हो, डे लाइट में भी जा सकते हो। तो वो साइकिलिंग जो है इसीलिए मैंने उसको चूज़ किया, और मेरा इंटरेस्ट इसलिए साइकिलिंग में भी ज़्यादा बना क्योंकि एक तो आप जिस पाथ पे जाते हो बहुत स्लोली जाते हो, तो हर चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो, बिल्कुल। ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हो। सुबह की जो सनलाइट है, फ्रेश एयर है, वो सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए साइकिलिंग मेरे को बेस्ट लगता है कि उसमें मैं बिल्कुल, सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ। ये बात आपने ठीक बोली कि अगर हम कोई भी जगह को देखने जा रहे हैं, हम्म, अगर हम उसको गाड़ी पे देख रहे हैं, तो हम इतना फास्ट चल रहे हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से उसकी फील नहीं ले पाते। लेकिन साइकिल पे हम उतनी फास्ट भी नहीं है हम्म, कि हम उसको प्रॉपर एक्सप्लोर ना कर पाएं, और उतना स्लो भी नहीं है कि हम कहीं पहुंच ना पाएं। हम्म, तो एक बिल्कुल एप्ट पेस पे एक्ट हम पेस पे चलते हैं जाते हैं। कि हम सारी जगहों को भी एक्सप्लोर कर पाते हैं, और हमारा साथ साथ वर्कआउट तो हो ही जाता है। वर्कआउट तो हो ही जाता है। तो पहले एक ग्रुप होता था HCR, हम्म, हेलीपैड कैनाल राइडर्स। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ कि आप उस ग्रुप में थे? यस, हेलीपैड मैंने स्टार्टिंग डिकैथलॉन के बाद हेलीपैड कैनाल राइडर्स से की थी। ओके। हेलीपैड कैनाल राइडर्स जो था वो 2015 में सेटअप हुआ था। अच्छा। उस टाइम पे साइकिलिंग का कोई इतना लोग जानते नहीं थी ना, क्रेज़ था, क्योंकि साइकिलिंग अपने कल्चर में आई है कोविड के बाद से। उस टाइम कुछ पुराने राइडर्स थे, कुछ एक लोग थे जो हाँ साइकिलिंग को एंजॉय तो करते थे, पर इतना ज़्यादा वास्ट वो नहीं था।
तो धीरे धीरे उसमें एक राठी जी थे जिन्होंने उस ग्रुप को क्रिएट किया था। उसके बाद उनमें कई लोग जुड़ते चले गए, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग ऐड हुए। बट क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो लोगों को साइकिलिंग के बारे में HCR से ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाया। 2018 में मैंने जब को स्टार्ट किया अपना साइकिलिंग करियर को, तो मिस्टर विजय मल्होत्रा हैं जो वहाँ उसके HCR के एडमिन थे, उन्होंने मुझे HCR में ऐड किया। उस टाइम तक जो पुराने राइडर्स थे ऑलमोस्ट वो लोग ग्रुप को मतलब छोड़ चुके थे अच्छा। या रनिंग में कन्वर्ट हो गए थे। साइकिलिंग को डाउनफॉल पे आ गया था HCR उस टाइम। अच्छा। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो विजय जी ने मुझे HCR का एडमिन बनाया, एडमिन राइट्स दिए। फिर मैंने वहाँ पे डेली राइड प्लान्स डालना शुरू किए। मैंने सोचा कि मैं तो राइड कर ही रहा हूँ तो और लोग जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, तो डेली राइड प्लान्स उसमें डालता था मैं। उसको करते करते और लोग जुड़े। इवन एक टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ हम एक टाइम में 35 to 40 राइडर्स भी राइड करते थे ग्रुप में। अच्छा, 35-40 35 राइडर्स to एक 40 साथ? राइड एक साथ। तो वो जर्नी चली मेरी 2 से 3 साल। फिर जैसे होता है कि कुछ ग्रुप पॉलिटिक्स हो जाती हैं, तो फिर किसी रीजंस की वजह से मुझे HCR को छोड़ना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अगर राइडर्स हैं कम्युनिटी में NCR में, तो क्यों ना उन राइडर्स को ऐड करूं जो एक्टिव हैं मेरी तरह, डेली राइड करना चाहते हैं। मेरा HCR छोड़ने का मेन कारण क्या कि वहाँ पे 200 to 250 मेंबर्स तो थे, बट उसमें से राइड करने वाले सिर्फ 2 या 3 जने थे या मैक्सिमम 10 जने थे। तो वही राइडर्स रिपीट होते थे। तो मैंने सोचा इतना बड़ा ग्रुप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने एक अपना अलग से पैशनेट राइडर्स क्लब करके ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें मेन मोटिव था कि सब एक्टिव राइडर्स होंगे। मैंने उसका कंडीशन में ये रखा था कि अगर आप राइड करते हो तभी आप ऐड होगे। तो इस तरह से मेरा पैशनेट राइडर्स क्लब स्टार्ट हुआ। आज की डेट में मेरे पास 35 to 40 मेंबर्स हैं ग्रुप में, जो रेगुलरली राइड करते हैं। बेसिकली टर्न वाइज कभी कोई आ जाता है, कभी हो जाता है, बट एक्टिव हैं, सारे मेंबर्स एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो मेन पर्पस ये था उनको स्टार्ट करने का। HCR आज भी है बट उतने लेवल पे नहीं है, उतना उसको एक्टिव कोई नहीं है। उतना एक्टिव नहीं है, तो जो उसको ऑपरेट कर रहा हो। क्योंकि हर ग्रुप को राइड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक एक मोटिवेटर तो चाहिए होता है। सही बात है। तो अगर आपके पास मोटिवेटर नहीं है तो वही रीज़न उसके अंदर ये रहा। पुराने राइडर्स तो थे बट वो कोई अपने बिजी शेड्यूल की वजह से छोड़ गया, कभी कोई कुछ हो गया, तो इस वजह से वो राइड्स जो थी वहाँ पे नहीं हो रही थी। ओके, तो बेसिकली मैंने डॉर्मेंट सा हो गया था हाँ, ग्रुप। डोरमेंट सा हो गया था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा अपना ये पैशन राइडर्स को स्टार्ट करना पड़ा, ओके। क्योंकि मेरे पास अपने राइड्स थे, मेरे को किसी को कुछ बताना नहीं था। जो राइट। डिसीजंस थे मैं अपने आप ले सकता था। राइट। तो ये मेन रीज़न यही था इसको स्टार्ट करने का। बिल्कुल, मैंने भी PRC यानी पैशनेट राइडर्स ग्रुप में बहुत बार आप लोगों के साथ राइड करी है। तो मैं व्यूअर्स को भी यही बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जॉली ग्रुप है और काफ़ी सारे राइडर्स एक साथ चलते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे इस ग्रुप की लगती है वो ये है कि ज़्यादातर सब लोग एक ही पेस पे चलते हैं। एक ही पेस पे चलता है। मतलब ऐसा नहीं करते कि कोई बहुत आगे चल रहा है, कोई बहुत पीछे चल रहा है, सब एक साथ यूनाइट होके चलते हैं। एक साथ मतलब एक लगता है कि ग्रुप जा रहा है। वी डू टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो कोई पीछे नहीं छूटता, कोई आगे नहीं जाता, तो सब लोग एक दूसरे की केयर करके चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब मेरा अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था साइकिल से, तो भी हमारे PRC के 6-8 राइडर्स हम साथ में ही थे। DGS हमारा ग्रुप और PRC सब साथ में ही राइड कर रहे थे, तो सब ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया और घर तक आए। आप भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। तो PRC ग्रुप के बारे में मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि बहुत अच्छा जॉली ग्रुप है। सारे राइडर्स एक साथ चलते हैं, सिमिलर स्पीड्स पे चलते हैं, अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सब मिलके खाते पीते भी हैं साथ में बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं ग्रुप के साथ राइड करता हूँ या सिर्फ ग्रुप की फोटोज भी देखता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा। तो ये तो हुई PRC ग्रुप की बात। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि आपकी लॉन्गेस्ट राइड जो रही है वो कितने किलोमीटर्स की थी? मैंने अभी तक लॉन्गेस्ट राइड की है 355 किलोमीटर्स की, जो मेरी सोलो राइड थी। सोलो राइड? उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कैसे मतलब 350 किलोमीटर्स की सोलो राइड करना, एक जो साइकिलिस्ट नहीं है उसके लिए तो ये अनअचीवेबल जैसी टास्क है। एग्जैक्टली। तो हम लोग ने प्लान किया था दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली राइड का।
एक ग्रुप राइड्स प्लान की थी, बट उन दिनों पोल्यूशन की वजह से और फॉग की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एक्चुअली हम उसको इनिशिएट नहीं कर पाए थे, बट मन में था कि मुझे राइड करनी है। हमने प्रमोशंस भी किए हुए थे, तो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ये ऐसा ही माइंड हुआ, मैंने अपना साइकिल उठाया, बैग उठाया और मतलब घर से सोच के नहीं निकला था कि मैं चंडीगढ़ तक जाऊंगा, अच्छा। बट निकल गया। पानीपत में मेरे इन लॉज रहते हैं, तो मैंने पानीपत तक पहुंचा और घर पे फ़ोन कर दिया अपने फैमिली मेम्बर्स को कि वो लोग आने वाले थे वहाँ पे। एक्चुअली वो अगले दिन भाई दूज था, अच्छा। तो उन्होंने वहाँ आना था। मैंने वहाँ पहुँच के उनको कॉल किया कि मेरा बैग आप जो है क्लोथिंग वाला वो आप साथ में ले आना, मैं अब चंडीगढ़ जाऊँगा आगे। वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लिया और दोपहर को मैं 11:30 बजे वहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकल गया। चंडीगढ़ सिस्टर्स रहती हैं मेरी, अच्छा। वहाँ पहुँचने में मुझे बहुत एंजॉय किया क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। दिवाली के अगले दिन छुट्टी होती है, तो ऑल रोड्स ओपन थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, ओके। फुल सनी राइड थी। तो पूरी राइड को बहुत अच्छे से एंजॉय किया मैंने। बाय द टाइम मैं वहाँ पहुँचा 6:30 हो रहे थे, तो थोड़ा डार्क भी हो गया था। रात को हम वहाँ पे स्टे किया सिस्टर्स के यहाँ। अगले दिन सुबह फिर 4 बजे, जैसे रूटीन है मेरा उठने का, 4 बजे उठा, मैं रेडी हुआ और 5 बजे निकल गया वहाँ से आगे परवाणू के लिए। परवाणू थोड़ा सा हिली एरिया है, तो मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया सनराइज़ जो है वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। तो अलग अलग जगह से सनराइज़ देखने का बहुत ही अलग क्रेज़ रहता है मेरे अंदर। वहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया परवाणू तक हिल एक्सपीरियंस लिया, और रिटर्न में मैं वहाँ से आते वक्त एक गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ पे गुरुद्वारे में अपने दर्शन किए, साइकिल साइड में लगा के। एक लेक मिली मुझे जहाँ का व्यू बहुत ही औसम था। वहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट किए, वीडियो शूट किए, थोड़े टाइम वहाँ बैठा। सनराइज़ के टाइम का जो वो एक आपका अकेलेपन, खुद रहते हो और मेडिटेशन का जो वो अलग एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही औसम होता है। और वहाँ पे मैं एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स बैठा, बहुत अच्छे से पूरे नेचर को एंजॉय किया। सारी तरफ हिल्स थे और आगे पूरी लेक थी, बहुत प्यारा व्यूज़ थे, तो उसको एंजॉय किया। फिर वहाँ से वापस आया। प्लानिंग तो एक्चुअली मेरी दिल्ली तक वापस आने की थी, अच्छा। बट वो पोल्यूशन की वजह से मैंने थोड़ा सा अपना राइड को कर्टेल कर दिया। फिर मैं 355 किलोमीटर्स वहीं तक किए और रिटर्न आ गया अपना वहाँ से। मतलब आप चंडीगढ़ से फिर रिटर्न कैसे आए? रिटर्न मेरे कज़न है वहाँ पे, तो उनके साथ अच्छा। वो दिल्ली में वर्क करते हैं, अच्छा। तो वो बाय कार आ रहे थे। मैंने अपना साइकिल को कार में रखा ओके। और इसी से वापस आ गए। ओके, तो मतलब बेसिकली आप 350 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से पहले पानीपत गए, फिर चंडीगढ़ गए, हाँ, फिर वहाँ से बाय कार आप वापस आए। वहाँ से बाइक। बहुत अच्छा। तो सोलो राइड अगर इतनी लंबी आपने करी, तो उसमें आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस हुए? आपको मज़ा तो बहुत आया, वो तो आपकी बातें सुन के पता लग रहा है, बहुत एंजॉय भी आपने किया। कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े आपको, या इट वाज अ स्मूथ राइड? नॉट एग्जैक्टली, बस हुआ ये कि पानीपत से जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा जो गियर शिफ्टर का वायर होता है ना, वो कुछ उसमें इशू हो गया, तो मैं ओके। गियर्स चेंज नहीं कर पा रहा था। ओ। तो मुझे ऑल द वे टू फ्रॉम पानीपत टू चंडीगढ़ वो टॉप गियर में ही साइकिल को लेके जाना पड़ा, हार्डेस्ट गियर में? हार्डेस्ट गियर में। तो वहाँ तक पहुँचा, फिर अगले दिन मैंने सुबह सर्च किया पास में कोई जाइंट का सर्विस सेंटर है, फिर मैं वहाँ गया। वहाँ पे उनसे सर्विसिंग वगैरह कराने के बाद फिर मैंने अपना लोकल चंडीगढ़ को एक्सप्लोर किया। फिर जैसे आपको बताया, तीसरे दिन वहाँ पे सुबह अपना नेक्स्ट परवाणू तक गया। तो ऑल ऑफ मतलब एज सच कुछ मेरे को कोई फील नहीं हुआ कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, बट एंजॉय किया मैंने काफ़ी इसको। बहुत अच्छा। वो सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन की अपनी राइड के बारे में, मुझे सुन के ही एक अच्छी वाइब आई कि भाई हाँ, ऐसा अलोन सोलो राइड भी लंबी एक बार ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी ग्रुप के चाहिए। साथ तो होती ही है, बट अकेले करने का शायद अलग ही मजा अलग है। ही मज़ा है, आप अलग ही अच्छे मजा से है। एंजॉय करते हो। एक तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई पीछे रह रहा है या कोई आगे हाँ। जा रहा है। आप अपने हिसाब से चलते हो, अपने बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से पेश करते हो राइड को। और बिल्कुल। उस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने उसके बाद फिर एक और राइड प्लान की बरसाना के लिए, बट उसमें मैंने सोलो नहीं किया, उसमें हम 3 जने थे। उसमें हमने टेंडम बाइक ली, मेरा एक फ्रेंड है सुमित, उसकी बाइक थी, उसको हमने पूरा रेडी किया। सुमित और मैंने टेंडम राइड किया, एक और राइडर था हमारे साथ। तो हम लोग ने बरसाना राइड प्लान किया 26 जनवरी को। फॉगी था पूरा उस दिन, बट हम लोग सुबह अपना लाइट्स वगैरह लगा के 6:30 बजे फिर वहाँ से निकले। खाने पीने का हमारा सामान पूरा साथ में था,
और 3:30 बजे तक हम बरसाना पहुंचे। बरसाना कितनी दूर है बरसाना इज ऑलमोस्ट 153 किलोमीटर्स दिल्ली फ्रॉम से? दिल्ली, सिंगल साइड। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, रात को वहाँ स्टे किया, पूरा एंजॉय किया। अगले दिन हम गए गोवर्धन के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा हमने पूरा साइकिल से किया। फिर रात को वहाँ से स्टेट करके नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए टू दिल्ली के तो लिए। मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की राइड हो गई वो ऑलमोस्ट भी। 300 किलोमीटर्स की और वो जो टैंडम बाइक आप बोल रहे हो वो सिंगल स्पीड होगी, उसमें गियर्स तो नहीं होंगे नहीं, ना? गियर्स थे, अच्छा, गियर्स होते गियर्स हैं होते उसमें। हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो वो आपने क्या रेंट करी कहीं से बाइक? नहीं, वो फ्रेंड की बाइक अच्छा, थी। फ्रेंड की बाइक थी। ओके। फ्रेंड की बाइक थी, उनसे अपना पूरा कैनोपीज लगा के, साइड में बैग्स लगा के हमने अच्छे से उसको राइड किया। बहुत एंजॉय किया उस राइड को भी हमने। हाँ, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस है कि दो राइडर्स एक एक साथ ही चल रहे हैं। बाइक पे चल रहे हैं, हाँ। बातचीत करते हुए चल रहे हैं सब। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे हमेशा दिमाग में आता है जो मैं आज पूछूंगा। आप इतने टाइम से साइकिलिंग कर रहे हो, इतनी ज़्यादा राइड्स कर चुके हो, 1300 राइड्स, किलोमीटर्स भी बहुत कवर कर चुके हो, और मेजॉरिटी आपने देखा होगा, चाहे आपका पीआरसी ग्रुप हो या आप डीजीएस ग्रुप के साथ भी राइड करते हो, या मेजॉरिटी साइकिलिस्ट धीरे धीरे दिल्ली में रोड बाइक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं भी एक एग्जांपल हूँ उसमें से। मैंने भी हाइब्रिड से स्टार्ट किया था और थोड़े टाइम में मैं रोड बाइक पे आ गया। तो आपको क्या थॉट आता है कि भाई हाँ मैं भी रोड बाइक पे कन्वर्ट करूँ, या आपको लगता है नहीं मेरे लिए यही ठीक है, या क्या एग्जैक्टली आप फील करते हो इसके बारे में? मेरे लिए कंफर्ट लेवल है, मेरा ये बाइक ही कंफर्ट लेवल है, क्योंकि मैं जिन एरियाज़ में राइड करता हूँ वहाँ पे शायद रोड बाइक्स को अगर मैं राइड करूँगा तो बाइक में ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। अच्छा। जो मेरा बाइक है वो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी बिना सोचे समझे जा सकता हूँ। वो बाइक में मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। चाहे वो ऑफ रोडिंग में ले जाऊँ, चाहे मैं उसको रोड पे ले जाऊँ, चाहे वो मतलब इट इज़ बेसिकली अ ग्रेवल बाइक, तो मैं किसी भी रोड पे उसको ले जा सकता हूँ। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रोडी की तरफ जाऊँगा। अच्छा। और जितना मेरा कंफर्ट लेवल इस पे ग्रेवल बाइक पे आता है, मैं रोडी पे उतना कंफर्टेबल नहीं रहता। सबसे मेन चीज़ है पोस्चर। रोडी में आप हर टाइम अग्रेसिव पोस्चर में रहते हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन कई राइडर्स को आपने सुना होगा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक पर्पस उनका वही होता है, क्योंकि आप ऑल द टाइम एक एग्रेसिव पोस्चर में रहते हो, आप रिलैक्स नहीं रह पाते। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे रिलैक्स रहना पसंद है। रिलैक्स रहना पसंद है, और अपराइट पोस्चर रहता है उसके अंदर, तो आप इतना ज़्यादा थकते भी नहीं हो और हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हो, तो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेते हो आप चीज़ों को। रोडी में आपका पोस्चर ऐसा रहता है तो आप ऑल द टाइम रोड की तरफ ही आपका हाँ। ध्यान रहता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को उसमें अच्छे से एंजॉय कर पाता हूँ। अभी मैंने रोडी के बारे में कभी सोचा नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब ये तो जब से मैं जानता हूँ आपको, मुझे पता है कि भाई आप राइड को वर्कआउट से ज़्यादा इंजॉय एंजॉय करने के लिए या यूज़ नई करता नई हूँ, जगहों को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने करने के के लिए। लिए आप हम्म। मतलब उसको ज़्यादा महत्व देते हो कि भाई मुझे इंजॉय करना है। तो वो चीज़ आप हाइब्रिड पे ज़्यादा अच्छा कर पाते हो इन बिल्कुल। कंपैरिजन टू रोडी। और सही भी है, सबकी रोडी अपनी में अपनी चॉइस है। रोडी का मेन पर्पस होता है, राइडर्स को फास्ट जाना पसंद है। हाँ, तो जो भी रोडी लेता है उसका मेन एम होता है कि मुझे फास्ट जाना है, एवरेज स्पीड बढ़ानी है। एवरेज स्पीड बनानी है। मेरा एम वो नहीं है, मुझे राइड को एंजॉय करना है। मैं फास्ट जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से एंजॉय, हर राइड को अच्छे से एंजॉय करने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे जाते वक्त पेड़ भी देखने हैं, मुझे पत्ते भी देखने हैं, मुझे साइड की सीनरी भी एंजॉय करनी है, जो आप रोडी में नहीं कर पाते। फोटोज भी लेनी है। फोटोज भी लेनी है। तो रोडी में क्या होता है कि लोग राइड तो करते हैं बट वो सिर्फ रोड्स पे चलते हैं, बस वो राइड को प्रॉपर उस वे में एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं, मेन उनका पर्पस फिर पर्पस वर्कआउट हो जाता है। पर्पस वर्कआउट हो अच्छा जाता स्पीड निकालना, अच्छा वर्कआउट करना, वो ज़्यादा मेन पर्पस हो जाता है। है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोड बाइक चलाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि जब मुझे एक अच्छा वर्कआउट करना है तो हम नॉर्मल दिल्ली की रोड्स पे करते ही हैं, लेकिन जब हमें इंजॉय करनी होती है राइड तो फिर आप लोगों के साथ हम राइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो असली अगर फन लेना है राइड का तो वो वैसे ही आएगा। वैसे ही आएगा। वैसे ही आएगा। नहीं, बहुत अच्छा आपका, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प है कि जो भी आपकी थिंकिंग है वो क्लियर है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने रोड बाइक ली तो मुझे भी लेनी है, वो ऐसी वाली बात नहीं है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। सबका अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है, पर्पस क्या है किस लिए हम साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आपने अपने पीआरसी ग्रुप के बारे में भी बताया, तो मोटा मोटा कितने राइडर्स होंगे इस टाइम पीआरसी ग्रुप में, पैशनेट राइडर्स क्लब? पैशनेट राइडर्स में जो मेरे पास हैं एट प्रेजेंट 35 to 40 राइडर्स हैं जो कि एक्टिव राइडर्स हैं।
एंड ऑल आर एक्टिव राइडर्स, इसलिए मैं ज़्यादा ग्रुप को ज़्यादा बड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, कोई अगर कोई ऐसा हमारे पॉडकास्ट को देख रहा हो या जो आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, तो मतलब आप कैसे पसंद करते हो? जो आपके आसपास के ही राइडर्स हैं या कहीं भी ऑल ओवर दिल्ली आसपास के बेसिकली हों आसपास के होंगे तो वो ज़्यादा इजीली राइड ज्वाइन को कर ज्वाइन पाएंगे? कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि जो लोग हैं वो आसपास के हों, ताकि हम लोग जो राइड्स प्लान्स करते हैं उसमें वो पहुँच सकें, उनको अचीवेबल हो। कोई दूर का होगा तो वो खाली बस फिर ग्रुप में रह के वो राइड्स देख सकता हाँ, है, वो फोटोग्राफ्स देख सकता है, इनएक्टिव हो उसी से वो जाएगा। हो सकता है, तो इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ। तो जो आसपास के रहेंगे वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। कुछ आप इतने पुराने साइकिलिस्ट हो, कुछ न्यू साइकिलिस्ट के लिए कुछ क्या टिप्स देना चाहोगे? या अगर आप कोई साइकिलिस्ट को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ ये गलत कर रहा है, क्या उसको सही करना चाहिए? या कोई साइकिलिस्ट बनना चाहता है, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहते हो? सबसे पहली चीज़ तो आप एंजॉय करो। राइड आप एंजॉय करोगे तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। सिर्फ आप ये नहीं देखो कि दूसरों को देख रहे हो, वो अच्छे फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, उनकी पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं तो मैं भी बाइक ले लेता हूँ। वो इंटरेस्ट 2-4 दिन के लिए रहता है या मैक्सिमम महीने के लिए रहता है। उसके बाद वो जो वैनिश हो चार्म जाता है। होता है वो डाई हो जाता है। तो वो हाँ, साइकिल साइड में ही हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो आप एंजॉय करना सीखो उस चीज़ को। और फिर आपका पर्पस क्या है, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो उस चीज़ को। और जो आपका पोस्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग अभी क्या करते हैं कि उनको साइकिल सिर्फ साइकिल की तरह नज़र आती है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपका पोस्चर क्या है, आपका राइट सैडल हाइट क्या है, आपके पैडल्स तक आपकी लेंथ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ये जो माइन्यूट चीज़ें हैं ये जनरली लोग नहीं ध्यान देते, जबकि सबसे मेन चीज़ यही होती है अगर आप लॉन्ग टर्म साइकिल को कंटिन्यू करना चाहते हो। ट्रू। आपकी बॉडी में फिटनेस रहेगी, आपको कोई इंजरी नहीं होगी, तो आप साइकिलिंग को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रख सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो उस पे प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं कि आपका इंटरेस्ट प्लस आपकी जो साइकिल का बाइक फिट है वो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। ठीक बात है। मतलब आप सही साइज़ की साइकिल खरीदो, सही, ताकि और उसका सही पोस्चर हो, ताकि आपको कोई इंजरीज़ ना हो इंजरीज और ना हो, लॉन्ग टर्म आप एन्जॉय कर सको आप अपनी इंजॉय राइड्स कर को। सको। तो वन लास्ट क्वेश्चन सचिन जी आपसे, कि अगर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमारे दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपको कोई चांस मिले कि भाई हाँ मैं ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई आपको ये चीज़ आप बदल सकते हो या कोई नई ऐड कर सकते हो, तो ऐसा क्या करोगे साइकिलिस्ट के लिए कि जो आपको अगर चांस मिले करने को? तो सबसे बेसिक चीज़ होगी कि एक डेडिकेटेड लेन, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो सब मोटराइज्ड होती जा रही है, सब मोटर्स पे कार्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक साइकिल को सेफ चलाने के लिए एक हमारे को डेडिकेटेड लेन की ज़रूरत है। वो ऐसी डेडिकेटेड लेन नहीं जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी दे रखी हैं। एक छोटा सा ट्रैक दे दिया, उसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑब्स्टिकल लगा दिए, तो वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एक्चुअली उसको देना है तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेन देना होगा जिसमें सिर्फ साइकिलिस्ट ही चल पाएँ, और एक ऑल ओवर स्टेट या ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर सिटी उसको कवर करना पड़ेगा। पैचेस में देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ को। अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा सिटी क्लीन रहे, पोल्यूशन से फ्री रहे, तो साइकिलिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए और उसके लिए एक डेडिकेटेड लेन दें ताकि लोग अपने आप को सेफ समझ सकें। हम सेफ हैं, राइड कर रहे हैं तो हम सेफ हैं, हमें कोई हिट नहीं करेगा। तो उसके थ्रू जो है और लोग इंस्पायर होंगे, अपनी कार्स को छोड़ के वर्किंग कल्चर में भी लेके आएंगे। मैं अगर कुछ ऐसा मुझे चांस मिला तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक डेडिकेटेड लेन ज़रूर बनाऊंगा मैं, ताकि लोग जो हैं उसमें अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। मैंने सुना है चंडीगढ़ में ऐसा है कि साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर लेन्स हैं, तो आप चंडीगढ़ में आपने राइड भी किया है, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है? चंडीगढ़ में लेन्स हैं बट उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पे भी नहीं है? जो हमें सोशल मीडिया पे दिखता है ना, ऑन ग्राउंड उतना नहीं है। अच्छा। आपको वो छोटे छोटे पैचेस में तो हर जगह मिल जाएगा, बट ओके। वो एक प्रॉपर अगर वो आप सिटी को कवर कर रहे हो तो आपको ऑल ओवर सिटी एक लेन देना होगा जहाँ पे राइडर्स अपने आप को सेफ समझ सकें। कुछ एरिया जैसे हैं वहाँ चंडीगढ़ में भी दिल्ली के मुकाबले अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उस लेवल पे नहीं है कि लोग इन अपने आप को कार्स को छोड़ के और साइकिल से कम्यूट करना शुरू कर सकें। अच्छा। वो लेवल एक वहाँ भी मिसिंग है। मिसिंग है।
मतलब बेटर देन दिल्ली, हाँ, बट बेटर देन स्टिल दिल्ली। उस लेवल पे नहीं है कि हम कहें कि भाई हाँ वो साइकिलिंग के लिए बहुत हाँ, हम बढ़िया है। अपनी कार्स को या बाइक्स को छोड़ के हम साइकिल को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें, वो लेवल नहीं है अभी भी वहाँ पे। चलो लेट्स होप कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2-4-5 साल में दिल्ली में ऐसा कुछ हो जाए कि साइकिलिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाए। जैसे आप कहते हो कि ग्रीन राइड्स आप करते हो, उस साइड राइड्स करते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ऐसा कुछ सेंट्रल दिल्ली और हमारे नॉर्थ दिल्ली से भी ऐसा कुछ बन जाए कि 25-50 किलोमीटर का रूट बन जाए कि भाई साइकिलिंग में डेडिकेटेड लेन्स बन डेडिकेटेड जाए। अगर लेन्स हो ऐसा जाए, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फिर तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमें थैंक करेगी करेगी कि बिल्कुल। हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई है। राइट। क्योंकि आज के टाइम में तो फ्यूचर जो हमारी करंट जनरेशन है वो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट रखती होगी, क्योंकि हम लोगों ने उनको आदत ही नहीं डाली ना, हाँ शुरू से ही कंफर्ट वैसा दे दिया। तो अब उनको अगर डेडिकेटेड लेन्स होंगी तो एज एन पेरेंट हमें भी कोई डर नहीं होगा कि हाँ कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उस चीज़ को कल्चर में लाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सो थैंक यू सो मच सचिन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, और आई होप व्यूअर्स को भी इससे एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और तो कोई भी व्यूअर्स आप लोगों के कोई डाउट्स हों या कुछ पूछना चाहते हो आप मेरे से या सचिन जी से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।